नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी हमारा फोकस रहता है जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार। इस सेगमेंट के जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इस हफ्ते की जो कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हैं वो आपको पहले बताते हैं और इसमें पहला नाम जो है वो है फार्मा कंपनी बायोकॉन का। बायोकॉन ने अमेरिका में एक अहम दवा लॉन्च की है। यूएस में इन्होंने येसाफिली के कमर्शियल लॉन्च की घोषणा की है। इसी हफ्ते हुआ था ये। और यूएस में येसाफिली की अगर आप सालाना बिक्री की बात करें तो करीब $6 बिलियन के आसपास की नजर आती है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 400 रुपये के ऊपर जब तक ये स्टॉक है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगाइए 395 रुपये का। 440, 450 इसके ऊपर स्टॉक में तेज़ी बढ़ेगी जो स्टॉक को 480, 490 रुपये तक भी लेके जा सकती है, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है। 3 अगस्त को बायोकॉन के शेयर में बड़े उतार चढ़ाव के बीच करीब ½ % ऊपर 427 रुपये के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि 5 अगस्त की शाम को नतीजे आए थे और 6 अगस्त को शेयर ने 442 रुपये 50 पैसे तक का उछाल भी दर्ज किया था। रोजल टेक्सिस इसके प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है इस हफ्ते में, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने जबरदस्त उछाल दिखा क्योंकि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने इसमें ब्लॉक डील के जरिए 18.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने करीब 5% हिस्सेदारी 166 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी है। बीएसई पर 900 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है, जिसमें प्रमोटर हर्ष गुप्ता ने 15.1 लाख शेयर 135.7 करोड़ में बेचे हैं और दूसरे प्रमोटर ऋषभ गुप्ता ने 3.4 लाख शेयर 30.5 करोड़ रुपए की रकम में बेचे हैं। 3 अगस्त को रोजल टेक्सिस के शेयर में ये डिटेल्स आने के बाद करीब 12% की मजबूती के साथ 1067 रुपये 10 पैसे के भाव पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीईआरसी को मार्केट कपलिंग के नियम बनाने की मंजूरी दे दी है। उस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने की जो अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई का ये सही समय नहीं है, स्टेज सही नहीं है, जिस वजह से कंपनी ने जो अर्जी दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वो इस मामले के गुण दोष यानी कि जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर राय नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ स्टेज सही नहीं है, जिस वजह से 3 अगस्त को हमने देखा आईईएक्स के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 128 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर स्टॉक में हमने बनता हुआ देखा। वोडाफोन आइडिया को 27 करोड़ रुपए का एक नोटिस हाथ लगा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कंपनी पर मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस पूरा ना करने का आरोप लगा है। डीओटी के मुताबिक तय शर्तों के अनुसार नेटवर्क रोल आउट नहीं किया गया है। इसी आधार पर 26 करोड़ 43 लाख रुपए का लिक्विडेटेड डैमेजेस नोटिस इस कंपनी पर पहुंचा है। जब कोई कंपनी तय शर्तें पूरी नहीं करती हैं उस केस में जो आर्थिक देनदारी बनती है उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। ये मामला 2022 का है जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था और उससे जुड़े हुए जो नियमों का पालन है वो कंपनी ने नहीं किया है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर ये जुर्माना लगता हुआ दिखा है। नोटिस आया है कंपनी को। इसका खबर का इंपैक्ट हमने 3 अगस्त को देखा था। उस दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 13 रुपये के नीचे फिसल गया था और 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ था। वहीं 6 अगस्त को भी देखें तो शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते एलआईसी का ओएफएस हुआ 6.5% हिस्से का, जो कि सफल रहा। 3 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी जिसमें सरकार ने कहा कि 6.5% हिस्सेदारी वो बेचना चाहते हैं, जिसमें 2.5% हिस्से का बेस ऑफर है और 4% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन है, यानी कि अच्छा रिस्पांस मिला तो 4% अतिरिक्त हिस्सा भी बेचा जा सकता है। इसका फ्लोर प्राइस 382 रुपये तय किया गया, जो कि उस समय के प्रिवेलिंग प्राइस से करीब 11% के डिस्काउंट पर था। 4 अगस्त को नॉन रिटेल के लिए और 5 अगस्त को रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस का हिस्सा खुला था, जिसके जरिए सरकार ने करीब 31,400 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 4 अगस्त को जो नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था उसमें 3.25 गुना से ज़्यादा की बोलियां देखने को मिली। अरुण मंत्री जी का मानना है कि इसमें शेयर निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का थोड़ा अलग व्यू भी है। उनका मानना है कि हाल के करेक्शन के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो चुके हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में आप जरूर निवेश करके चल सकते हैं, ऐसा महेश ओझा जी का मानना है। 4 अगस्त को एलआईसी के शेयर में करीब 9.25% की गिरावट के साथ 391 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, क्योंकि
क्योंकि OFS का प्राइस डिस्काउंट पर था। 5 अगस्त को खबर थी कि सरकार ने जो 4% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन था उसको एक्सरसाइज करने का जो विकल्प है वो चुन लिया है। ये हुआ है नॉन रिटेल निवेशकों से मिले मजबूत रिस्पांस के बाद। जैसे मैंने आपको कहा 3.25 गुना से ज़्यादा उनका हिस्सा भरा था और 5 अगस्त को जो रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था उसको भी करीब 1.25 गुना के आसपास की बोलियां मिली हैं। राजेश शर्मा जी का मानना है कि ये शेयर दोबारा 450 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। 5 अगस्त को LIC के शेयर में करीब 0.5% की रिकवरी के साथ 393 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़ा क्षमता विस्तार चल रहा है। दरअसल इसकी पुष्टि इस बात से हुई है कि इन्होंने अपने जो नए कर्मचारियों के आंकड़े जारी किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है। FY26 में कर्मचारियों की जो संख्या है इस कंपनी की 2000 के पार पहुंचती हुई दिखी है। एक साल पहले ये करीब 900 के आसपास थी, यानी कि एक साल में ही 2 गुना से ज़्यादा बढ़त होती हुई दिखी है। और 3 साल में देखें तो कर्मचारी संख्या में 3 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि FY24 के अंत तक देखेंगे तो 600 से कम कर्मचारी थे इस कंपनी के, जो अब बढ़कर 2000 के पार पहुंचते हुए दिखे हैं। दरअसल JFS यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 18 से ज़्यादा शहरों में ग्रोथ हुई है और उसी के साथ साथ आप देखें ये विस्तार हुआ है, यानी कि कर्मचारियों को कंपनी ने ऐड किया है। 260-265 के पार अगर ये शेयर निकल जाता है तो राजेश शर्मा जी मानते हैं कि ये शेयर 300 के ऊपर जाने की भी तैयारी कर सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग जो इसमें फंसे हुए हैं उनके भाव भी आते हुए नजर आ सकते हैं। 4 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 265 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। इस हफ्ते काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसमें पहला नाम है पेटीएम का। ब्लॉक डील के बाद पेटीएम का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। 2038 करोड़ में करीब 1.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 1367 रुपये 80 पैसे के औसत भाव पर 2.3% इक्विटी का सौदा होता हुआ दिखा। 1339 रुपये 65 पैसे के फ्लोर प्राइस के ऊपर ये सौदा हुआ, यानी कि जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था उसके ऊपर के भाव पर ब्लॉक डील हुई, जिसमें सैफ पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल ये 2 नाम हैं जिन्होंने हिस्सेदारी बेची है, ऐसी खबरें थी। और जून अंत तक आप देखेंगे तो सैफ पार्टनर्स इंडिया के पास इस कंपनी का 3.63% हिस्सा था। और राजेश शर्मा जी का मानना है कि इस शेयर का स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है और स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने की तैयारी कर रहा है। 1200 के नीचे जाने की आशंका काफ़ी कम है और 2000 यानी कि जो ऑल टाइम हाई है वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। 4 अगस्त को ये जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला और उसके बाद करीब 0.25% नीचे 1400 रुपये के स्तर पर एग्जैक्टली इस शेयर में कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। इस ब्लॉक डील की डिटेल्स 4 अगस्त की शाम को आ गई थी और 5 अगस्त को सुबह स्टॉक उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखा। इस डिटेल के मुताबिक एलिवेशन कैपिटल और सैफ पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने करीब 1.5 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली करी। उसमें जो खरीदारों के नाम है वो इंटरेस्टिंग है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS ने 1367 रुपये 80 पैसे के औसत भाव पर 413 करोड़ रुपए में 30.2 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी 369.3 करोड़ रुपए का निवेश किया, 27 लाख शेयर उन्होंने भी खरीदे हैं। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 206.5 करोड़ रुपए की रकम में 15.1 लाख शेयरों की खरीदारी की है। सोसाइटी जनरल ने भी 148.5 करोड़ में 10.9 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे इस ब्लॉक डील के जरिए। 5 अगस्त को पेटीएम के शेयर में ये सारी जो डिटेल्स आई उसके बाद 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 1429 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरी ब्लॉक डील है मीशो की। वैसे तो बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई थी, लेकिन बड़े बड़े जो सौदे हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद मीशो का शेयर फिसलता हुआ नजर आया। 4 अगस्त को 1949 करोड़ रुपए की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें करीब 10.5 करोड़ शेयरों की या फिर 2.27% इक्विटी की हमने ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 186 रुपये के औसत भाव पर यह सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें पीक XV पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल के 2.3% हिस्सा बेचने की खबर थी। इस शेयर का स्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए इस शेयर से आप दूर रहिए, ऐसा राजेश शर्मा जी का मानना है। 4 अगस्त को जब ये ब्लॉक डील हुई उसके बाद मीशो के शेयर में मामूली सी बढ़त के साथ 191 रुपये 88 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि ये शेयर भी जो फ्लोट प्राइस तय हुआ था उसके ऊपर ही इसमें ब्लॉक डील होती हुई नजर आई थी। अरविंद लिमिटेड, इन्होंने इस हफ्ते अपना QIP इशू लॉन्च किया है, जिस वजह से ये स्टॉक उछलता हुआ दिखा। कंपनी ने पूंजी जुटाने के लिए QIP इशू लॉन्च किया है और माना जा रहा है कि इसका जो इंडिकेटिव साइज है वो करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का है। QIP इशू का जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 505 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है कंपनी की ओर से। और 3 अगस्त की क्लोजिंग से देखें तो करीब 4.5% के डिस्काउंट पर ये इंडिकेटिव प्राइस तय किया गया है। लेकिन QIP आने की खबर से, यानी कि पैसा आता हुआ दिखेगा, उस वजह से 4 अगस्त को अरविंद लिमिटेड के शेयर में 3.5% की मजबूती के साथ 547 रुपये 35 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। अगला नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। ये शेयर भी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा उत्साह में था। दरअसल इन्होंने एक्सिस एनर्जी के साथ इस हफ्ते एक MOU साइन किया है। 2032 तक
20 गीगावाट और BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए ये करार किया गया है। 2028 से धीरे धीरे सालाना आधार पर 5 गीगावाट और BESS क्षमता इस कंपनी की ओर से जुड़ी जाएगी, जो कि इवेंचुअली 20 गीगावाट आर तक पहुंचती हुई नजर आएगी। और इनका एक प्लेटफॉर्म है ओला महाशक्ति, जिसकी ओर से ये पहली पार्टनरशिप की गई है। इनफैक्ट ये इनका एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता हुआ नजर भी आएगा। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 37 से 50 की बड़ी रेंज में स्टॉक कारोबार कर रहा है। राजेश शर्मा जी ने कहा 37 के करीब खरीदें और ऊपर में 50 रुपये पर अपना मुनाफा वसूलिए। विलियम वाला भी ऐसा ही कुछ मानते हैं। उनका मानना है कि शेयर को आप खरीदें तो 47, 55, 62 रुपये तक के लेवल तक ही स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 35 रुपये के स्तर पर रखना होगा। 5 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 7.5% की मजबूती के साथ 41 रुपये 44 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। इस हफ्ते जनरल इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गो डिजिट, इनके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खबर यह आई कि थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। 8 साल पहले दरअसल थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इसको अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ है। इस फैसले के मुताबिक गाड़ी खरीदते समय 2 व्हीलर के लिए 6 साल का अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए और 4 व्हीलर के लिए कम से कम 4 साल का अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। निजी मोटर वाहनों के लिए 4 लेवल वाले स्ट्रक्चर का पालन होना चाहिए और इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा और सरकार इन दोनों को बातचीत करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इनको एक बेस पॉलिसी की कीमत तय करनी चाहिए। अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली जो बेस पॉलिसी है उसकी कीमत इन दोनों एजेंसीज की तरफ से तय होनी चाहिए और गाड़ियों के इंश्योरेंस स्टेटस की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, निगरानी है, उसके लिए जो पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, उनको लैस करना चाहिए। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्य पुलिस को हैंड होल्ड डिवाइस या तो फिर ऐप्स डेवलप करनी चाहिए, उनको ऐप्स उपलब्ध करवानी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि इंडिया में अनइंश्योर्ड हैं। तो 1.5 से 2 साल के नज़रिए से पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी का मानना है कि आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी करके चलना है। स्टॉप लॉस 1561 पर रखें। 2050 और 2250 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। 5 अगस्त को इस खबर के चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गो डिजिट के शेयरों में 2.5% से लेकर 7% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। टिप्स म्यूजिक के बोर्ड ने इस हफ्ते बायबैक को मंजूरी दे दी है। 22 जुलाई के बजाय ये 5 अगस्त को फैसला आता हुआ दिखा है, जिसमें बायबैक का जो प्रस्ताव है उसको हरी झंडी दिखा दी गई है। ये ओपन मार्केट के जरिए यानी खुले बाजार से 44.5 करोड़ के बायबैक को बोर्ड की ओर से अप्रूवल आ गया। 750 रुपये प्रति शेयर का मैक्सिमम प्राइस है, जिसके ऊपर ये बायबैक ओपन मार्केट के जरिए होता हुआ दिखेगा। और सेबी के नॉर्म्स के मुताबिक जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 664 रुपये का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 13% प्रीमियम पर बायबैक का अधिकतम प्राइस आया। लेकिन 5 अगस्त को टिप्स म्यूजिक के शेयर में 694 रुपये 45 पैसे का हाई लगाने के बाद केवल 0.5% ऊपर ही 672 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई और अगले दिन यानी गुरुवार को तो शेयर करीब 3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वेदांता ग्रुप के शेयरों में इस हफ्ते भी खबरों का बाजार गर्म रहा। 2 कंपनियां फोकस में रही। पहला VAML यानी वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स, जिसने बैंकों से 13,500 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। डीमर्जर के बाद ये पहला घरेलू करेंसी वाला कर्ज होगा जिसके ऊपर जिसकी कंपनी ने मांग की है। ये कर्ज किसी नए कारोबार के लिए नहीं या फिर क्षमता विस्तार के लिए नहीं, बल्कि जो पुराना कर्ज है उसकी रीफाइनेंसिंग करने के लिए लिया जा रहा है। लोन से पहले की कर्ज की जो अवधि और भुगतान है उस व्यवस्था को बदला जाएगा, यानी कि पुराने कर्ज को नए कर्ज से कंपनी चुकाएगी, जिसको हम डेट रीफाइनेंसिंग का नाम भी देते हैं। दूसरी खबर थी VOGL यानी कि वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर। वेदांता ऑयल एंड गैस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को SLP यानी कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो वापस लेने की मंजूरी दे दी है। ये राजस्थान ऑयल ब्लॉक से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर विवाद था, जिसके लिए सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपील की थी, उसमें चुनौती दी थी। जुलाई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आर्बिट्रल अवार्ड था उसको सही ठहराया था, उसको अपहेल्ड किया था। इसी के खिलाफ सरकार ने एक जो अपील है वो की थी। दिल्ली सरकार ने सरकार की जो अपील है उसको खारिज कर दिया था और चूंकि आर्बिट्रल अवार्ड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए सरकार ने जो SLP है उसे वापस लेने का फैसला लिया है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। 6 अगस्त को वेदांता ग्रुप के शेयरों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। जहां VAML में हमने करीब 2.5% के आसपास की तेजी देखी, तो VOGL यानी वेदांता ऑयल एंड गैस इस शेयर में 3.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई।
चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते शेयर बाजार में 4 नई कंपनियों ने दस्तक दी है। इसमें जो पहला नाम है वो है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट का। अनुमान से बेहतर रही इस कंपनी की लिस्टिंग, क्योंकि एनएसई पर ये 156 रुपये 5 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से करीब 3.25% के आसपास का प्रीमियम था। 152 रुपये का इशू प्राइस था और ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 153 रुपये 75 पैसे पर यह शेयर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। उससे बेहतर ही लिस्टिंग होती हुई दिखी। 9.5 गुना के आसपास की बोलियां इसको मिली थी, जिसके जरिए कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू नहीं था, पूरी तरह से ये ओएफएस था। अविनाश गोरक्षकर जी से हमने बातचीत करी थी जिस दिन लिस्टिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि छोटी अवधि में कोई बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद आप इस स्टॉक से ना करके चलें। 3 अगस्त को क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट का शेयर दिन के दौरान एक गोता लगाने के बाद उभरा और करीब 1/4% नीचे 156 रुपये 49 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। दूसरा नाम है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का। इसकी लिस्टिंग भी अनुमान से बेहतर रही। एनएसई पर 652 रुपये के भाव पर यह लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 10.5% का प्रीमियम था जहां पर यह लिस्टिंग हुई, क्योंकि 590 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस तय किया गया था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 593 रुपये 50 पैसे पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इन्होंने कुल 9,275 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। बड़ा इशू था, 8,000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम कंपनी के पास आई है और मौजूदा निवेशकों को 1,275 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिली है। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी का मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो आप इसे बुक करके चल सकते हैं और लंबी अवधि के लिए चाहें तो आप इसे 632 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो होल्ड भी करके चल सकते हैं। जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन हमारी बातचीत हुई थी। 5 अगस्त को मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस के शेयर में 590 रुपये की इशू प्राइस से करीब 13% ऊपर 666 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। अगला नाम है जूनिपर ग्रीन एनर्जी का। इसकी लिस्टिंग अच्छी रही है। एनएसई पर यह शेयर 245 रुपये के भाव पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 9% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 225 रुपये का इसका ग्रे मार्केट इसका इशू प्राइस था और ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 247 रुपये 50 पैसे पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लिस्टिंग से कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि इस इशू को अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। बंद होते होते ये 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 1800 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। पूरी तरह से फ्रेश इशू था, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था इसमें। लिस्टिंग के बाद शेयर ने 246 रुपये 50 पैसे का हाई, 232 रुपये 11 पैसे का लो भी छुआ। लिस्टिंग गेन लेकर आपको निकल जाना चाहिए, या तो फिर आपको 3 से 5 साल कम से कम इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा वरुण जोशी जी का मानना था। 6 अगस्त को जूनिपर ग्रीन के शेयर में 225 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 15.5% ऊपर 259 रुपये 71 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। आखिरी नाम है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का। आखिरी है लेकिन सबसे दमदार था और इसकी लिस्टिंग भी काफ़ी दमदार देखने को मिली। 520 रुपये के भाव पर एनएसई पर यह लिस्ट हुआ। करीब 22.5% का प्रीमियम था, क्योंकि 425 रुपये इसका इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट हालांकि ज़्यादा उत्साहित था, 531 रुपये के आसपास मान के चल रहा था कि लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग तो वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन बाद में शेयर में अच्छा एक्शन देखने को मिला। ये कुल 190 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। छोटा इशू था 290 करोड़ रुपये का और पूरी तरह से फ्रेश इशू था। ओएफएस का कोई पार्ट इसमें नहीं था। लिस्टिंग के बाद शेयर ने 55 रुपये 75 पैसे का हाई और 520 रुपये का लो भी छुआ। आधा लिस्टिंग गेन लेकर आपको निकल जाना चाहिए और बाकी 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए, ऐसा वरुण जोशी जी का मानना है। और अगर आपको नया लेना है, यानी कि फ्रेश खरीदारी करनी है, अलॉटमेंट नहीं मिला क्योंकि रिटेल का पोर्शन 200 गुना से ज़्यादा बढ़ा था, तो थोड़ा अभी ले लीजिए और बाकी अगर नीचे में मिलता है 500 से 525 की रेंज में, तो वहां आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 6 अगस्त को लिस्टिंग के बाद एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के शेयर में 425 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 47% प्रीमियम पर 624 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 520 रुपये के ओपनिंग प्राइस से देखें तो 20% का अपर सर्किट था। ये सीधी लाइन का मतलब ये है कि इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार। और जैसे मैंने आपको कहा, इस सेगमेंट में हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। पहला नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का। सेबी से एक बड़ा झटका इस कंपनी को इस हफ्ते लगा। सेबी ने अनाधिकृत प्लेज मामले में, यानी कि अनऑथराइज प्लेज मामले में एक अंतिम ऑर्डर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रमोटर सुभाष चंद्रा, इनके सीईओ पुनीत गोयनका पर शेयर बाजार में कारोबार के लिए 1 साल के लिए बैन लग गया है। 1 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में कामकाज नहीं कर पाएंगे ये, और कंपनी पर भी सिक्योरिटीज मार्केट में कामकाज पर 2 महीने का बैन लगा है। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी, यानी कि पेनल्टी भी लगी है। इसी तरह पुनीत गोयनका पर 58 लाख रुपए और डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर 60 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। सेबी के आदेश का फंड जुटाने की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा कंपनी ने कहा। और उन्होंने कहा कि ईजीएम में शेयर होल्डर से फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत प्रमोटर कंपनी को
3,143.5 करोड़ के वारंट जारी करते हुए नजर आएंगे। ईसॉप अलॉटमेंट के प्रस्तावों को भी ईजीएम में मंजूरी मिल गई है और राजेश शर्मा जी का भी मानना है कि ये जो शेयर में गिरावट हुई क्योंकि एक नीजक रिएक्शन आया था इस ऑर्डर के बाद, घबराने की जरूरत नहीं है। 92 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। 3 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 14% से ज्यादा की गिरावट के साथ 98 रुपये 14 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ और गुरुवार यानी कि 6 अगस्त को शेयर ने एग्जैक्टली 92 रुपये का ही लो टच किया था। अगला नाम है टाटा पावर का। MERC यानी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के खिलाफ टाटा पावर की एक बड़ी जीत हुई है। 268 करोड़ रुपए के विवाद में एप्टेल ने इस कंपनी के हक में फैसला सुनाया है। दरअसल कंपनी ने MERC के 2016 के MYT यानी मल्टी ईयर टैरिफ ऑर्डर को चुनौती दी थी, जो फैसला अब इनके हक में आता हुआ दिखा है। दरअसल हुआ क्या था, MERC ने प्रॉपर्टी टैक्स को गलत तरीके से नामंजूर किया था, ऐसा एप्टेल का मानना है। नामंजूर मतलब डिसअलाउंस किया था। अनकंट्रोलेबल ऑपरेशन और मेंटेनेंस खर्च के तौर पर गलत तरीके से इसे डिसअलाउ किया गया था। ये मामला है FY08 से FY14 के लिए और इनकम टैक्स के तहत देखा जाए तो खर्चों को नामंजूर करना गलत था, ऐसा एप्टेल ने पाया है। और 3 अगस्त को इस फैसले का हमने टाटा पावर के शेयर पर असर भी देखा। टाटा पावर के शेयर में दिन के निचले स्तर से इस फैसले के बाद अच्छी रिकवरी हुई और करीब आधा % ऊपर यह शेयर 382 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। चलिए, तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।